दोस्तों, हमारे प्लेनेट अर्थ पर टोटल 3040 अरब पेड़ मौजूद हैं और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि हर साल इनमें से 1% पेड़ दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड आइकिया इस्तेमाल करता है। सालाना 30 अरब और हर गुजरते सेकंड 963 पेड़ आइकिया के फर्नीचर में इस्तेमाल होते हैं। पर किसको यकीन आएगा कि आइकिया की $1 बिलियन बिजनेस एम्पायर असल में माचिस के सिर्फ चंद डिब्बों से शुरू हुई थी। वो बच्चा जिसे चीजों के नाम तक याद नहीं रहते थे, उसकी यही कमजोरी उसकी ताकत कैसे बनी। दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार द ग्रोथ की नई वीडियो में। दोस्तों, इस बच्चे का नाम इगवार केम्पट था, जिसने अपना सबसे पहला बिजनेस सिर्फ 6 साल की उम्र में किया था। उसकी फैमिली ने देखा कि यह बच्चा दूसरों से काफी डिफरेंट है और इसमें बिजनेस करने की सलाहियत मौजूद है। उसकी दादी ने उसको 88 स्वीडिश सेंट्स दिए, जिससे इंगवार ने 100 माचिस खरीदे उसको इंक्रीज करने के लिए। उसका सबसे पहला कस्टमर भी उसकी दादी थी, जिन्होंने 3 सेंट्स में इंगवार से 1 माचिस खरीदा और आसपास में लोगों ने भी उससे माचिस खरीदे। और ऐसे उसकी पहली इन्वेस्टमेंट 3 टाइम्स से बढ़कर 3 स्वीडिश कोरोना हो गई। यह ज्यादा तो नहीं था, लेकिन इस एक्सपीरियंस ने इंगवार के अंदर चीजों को कम प्राइस में खरीद कर ज्यादा पैसों में बेचने का जुनून पैदा कर दिया। अपनी ग्रोइंग एज में जब बच्चे अपने में ही मस्त रहते हैं, उस वक्त इंगवार ने मुख्तलिफ हाउस होल्ड आइटम्स बेचे और हर दफा अपनी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल करके वो फालतू खर्च नहीं करता था, बल्कि प्रॉफिट के पैसों को वापस से इन्वेस्ट कर देता था। जब उसे स्कूल भेजा गया तो वहां पर उसमें एक अजीब बीमारी के सिम्टम्स पाए गए। डिसलेक्सिया नाम की इस बीमारी में पढ़ने और याद रखने में मुश्किल होती है। पढ़ाई के अलावा इंगवार ने स्कूल में भी अपनी दुकान चमकाए रखी। वो अपने क्लास फेलोज को पेन्स, घड़ियां और बेल्ट जैसी चीजें सेल कर लेता था। यहाँ तक कि उसने अपनी लाइफ का सबसे पहला बड़ा प्रॉफिट स्कूल में 500 पेन बेचकर ही कमाया। 17 साल की एज में जब इंगवार ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उसके फादर ने उसको गिफ्ट के तौर पर एक ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर करने के पैसे दिए। 1993 में रजिस्टर होने वाली इस कंपनी का नाम आइकिया रखा गया। यह बिना शॉप या ऑफिस के सिर्फ एक वर्चुअल ट्रेडिंग कंपनी थी, जिसका ज्यादातर फोकस डिलीवरी पर होता था। इसमें इंगवार वही आइटम्स बेचने लगा जो वह बचपन से बेचता आया था। सिर्फ छोटा सा एक खोखनुमा शेड था जिसमें वह ऑर्डर्स को पैक करता था। लेकिन कौन जानता था कि छोटे से खोखे से शुरू होने वाला बिजनेस एक दिन $1 बिलियन एम्पायर बनेगा। आइकिया के शुरुआती दिनों में इंगवार ने पेन्स, वॉलेट और मुख्तलिफ आइटम्स इंपोर्ट करके बेचना शुरू किए। 17 साल की एज में उसका काम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, लेकिन ये जितने भी प्रोडक्ट थे वह दूसरे फिजिकल स्टोर पे भी अवेलेबल थे। यानी मेल ऑर्डर पर उनको कोई सिर्फ तभी खरीदेगा जब या तो उसकी प्राइस कम हो या फिर कोई नया प्रोडक्ट हो। इस चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए उसने मार्केट रिसर्च करना शुरू कर दिया। उन प्रोडक्ट की लिस्ट निकाली जो मैन्युफैक्चर तो कम प्राइस में होते हैं पर सेल ज्यादा प्राइस में। उसको यह समझ नहीं आ रहा था कि जब एक पेन 1 स्वीडिश सेंट में मैन्युफैक्चर होती है तो उसको ग्रोसरी स्टोर वाले 10 सेंट्स में क्यों बेचते हैं। जिस उम्र में लड़के आजाद रहना चाहते थे, उसी एज में इंगवार मार्केट रिसर्च में लगा हुआ था। उसने नतीजा निकाला कि प्रोडक्ट फैक्ट्री में तो कम प्राइस में मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन मसला असल डिस्ट्रीब्यूशन की एंड पर था। फैक्ट्री से प्रोडक्ट ग्रोसरी तक आने में महंगी हो जाती है। मार्केट कंपटीशन में इंगवार को कामयाबी मिलने का एक ही सॉल्यूशन था कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्ट में पैसा बचाया जाए, जिसमें काफी ज्यादा प्लानिंग और मेहनत लगती है। अभी तक उसने अपने कैटलॉग में फर्नीचर शामिल नहीं किए थे, लेकिन 1948 में वर्ल्ड वार 2 के बाद स्वीडिश गवर्नमेंट ने सारे नए घर बनाना शुरू कर दिए। इन नए घरों को फर्निश करने के लिए सस्ते फर्नीचरों की डिमांड भी बढ़ गई। यह इंगवार के लिए अपने प्रोडक्ट को कैटलॉग में फर्नीचर शामिल करने का एक बेहतरीन मौका था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी फर्नीचर की सेल ने दूसरे प्रोडक्ट को पीछे छोड़ दिया। वह लोकल मैन्युफैक्चर से ही सस्ता फर्नीचर खरीद कर प्रॉफिट रखकर बेचने लगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इंगवार को डिसलेक्सिया नाम की बीमारी थी। वो फर्नीचर के कोड याद नहीं रख सकता था, तो उसने अपने कैटलॉग में उनको सिंपल नाम दिए जो ऑर्डर आते वक्त उसको याद रह सके। जब प्रोडक्ट कैटलॉग में हर प्रोडक्ट के साथ कोड नहीं बल्कि एक यूनिक अट्रैक्टिव नाम लिखा होता तो लोगों को ऑर्डर करने में भी आसानी होती। ये छोटी सी चीज आइकिया की सेल को बूस्ट करने में काफी फायदेमंद रही। इतनी सारी कंपनीज में ऑर्डर हासिल करने का एक ही तरीका था कि हर कोई एक दूसरे से कम प्राइस ऑफर करे, लेकिन प्राइस कम करने का मतलब था कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। और ऐसा काफी कंपनीज कर भी रही थी, जिनकी वजह से सारी मेल ऑर्डर कंपनीज का नाम खराब होने लगा। यह वो वक्त था
जब इंगवार ने आइकिया का सबसे पहला स्टोर खोलने का इरादा किया, जिसमें वह फर्नीचर को फिजिकली डिस्प्ले करने वाला था। इससे डिलीवरी का खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि लोग अब डायरेक्ट उसके स्टोर पर आकर फर्नीचर खरीद सकेंगे। दूसरा यह है कि जिन लोगों को मेल ऑर्डर की क्वालिटी पर भरोसा नहीं था, वे अब डायरेक्ट शॉप पर आकर तसल्ली करके फर्नीचर खरीद सकेंगे। 1993 में जब आइकिया का सबसे पहला स्टोर लॉन्च हुई, तो उसमें उम्मीद से भी ज्यादा भीड़ लगी। तकरीबन 1000 के करीब लोगों ने स्टोर के बाहर लाइन लगा ली, क्योंकि स्वीडिश सरकार की तरफ से दिए गए घरों को फर्निश करना सबकी जरूरत बन चुकी थी। इंगवार की यह स्ट्रेटेजी काम कर रही थी। वो लोगों को कैटलॉग में मेल करता ही था, लेकिन फिजिकली स्टोर की वजह से कस्टमर डायरेक्ट शॉप पर आ जाते थे। यह पहली मेल ऑर्डर कंपनी थी जिसने अपना फिजिकल स्टोर भी बनाया। इंगवार ने अपने स्टोर के साथ एक पूल भी बनवाया, जिससे आइकिया केपटाउन में टूरिस्ट स्पॉट बन गया। लोग आउटिंग करने निकलते थे और साथ साथ कुछ खरीद भी लेते थे। आइकिया तेजी से कामयाबी की सीढ़ी पार करता जा रहा था, पर इंगवार को यह मालूम नहीं था कि दूसरे रिटेल फर्नीचर अब उसके रास्ते की रुकावट बनने वाले हैं। 1950 में आइकिया बहुत तेजी से बढ़ रहा था और यह बात स्वीडिश फर्नीचर डीलर्स को हजम नहीं हो रही थी। उसके मुखालिफ अभी तक पुराने मेल ऑर्डर मॉडल का इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए वे आइकिया के सस्ते दामों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। फर्नीचर डीलर्स ने आइकिया को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। पहले ट्रेड्स फेयर में आइकिया को बेचने पर पाबंदी लगवाई, क्योंकि जब भी कोई फेयर होता तो वहां आइकिया के स्टॉल पर सबसे ज्यादा भीड़ होती। और ऐसा इसी वजह से हो रहा था क्योंकि बाकी स्टॉल सिर्फ कैटलॉग लेके बैठे थे, वहीं आइकिया के स्टोर पर रियल फर्नीचर भी देखा जा सकता था। फिर डीलर्स ने कैटलॉग में लिखी प्राइस पर भी पाबंदी लगवा दी, क्योंकि इनमें सबसे कम प्राइस आइकिया की होती थी। इस बार आइकिया ने अपना खुद का ट्रेड फेयर लगा लिया, जिसमें उसको रोकने वाला कोई नहीं था। इसके बाद डीलर्स ने आइकिया के सप्लायर्स को धमकी दी कि अगर उन्होंने आइकिया को फर्नीचर बेचा तो वे उनसे खरीदारी बंद कर देंगे। सप्लायर ने डर के मारे आइकिया को माल सप्लाई करना बंद कर दिया। ये इंगवार पर होने वाला डायरेक्ट हमला था, जिसने आइकिया की सेल को काफी इफेक्ट किया। लेकिन फिर इंगवार ने एक ऐसा तरीका निकाला कि सप्लायर्स आइकिया को फर्नीचर सप्लाई करने पर मजबूर हो गए। जहां दूसरे रिटेलर सप्लायर को 3 महीने में पेमेंट करते थे, आइकिया ने अनाउंस किया कि वह सिर्फ 10 दिनों में पेमेंट करेगा। इससे सप्लायर ने छुपकर आइकिया को रात के अंधेरे में माल सप्लाई करना शुरू कर दिया। इस तरह बाइकआउट ने आइकिया को कमजोर करने के बजाय काफी मजबूत बना दिया और वो अपने मुखालिफों के हर वार से बच निकला। एक दिन आइकिया के एक एम्प्लॉय ने नोट किया कि एक कस्टमर अपनी कार में टेबल को फिट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टेबल फिट नहीं आ रही। उसने मशवरा दिया कि क्यों न टेबल के पांव उतार दिए जाए। इस आइडिया ने तो जैसे आइकिया का फ्यूचर ही बदल दिया। टेबल के पांव आसानी से उतार कर वापस लगाए जा सकते थे और इंगवार ने फौरन इस आइडिया को अपने बिजनेस का बैकबोन बना लिया। फ्लैट पैक फर्नीचर बनने से आइकिया का फर्नीचर ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया, जिसे स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना सस्ता और आसान हो गया। डैमेज का खतरा भी कम हो गया और कस्टमर अपना फर्नीचर सेम डे घर ले जा सकते थे। इससे आइकिया को कॉस्ट कट करने और जल्दी डिलीवरी का फायदा मिला। कस्टमर खुद अपना फर्नीचर असेंबल करते थे और उनके अपने फर्नीचर के साथ ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होती थी। यह नया तरीका इतना वायरल हुआ कि लोगों ने इसको आइकिया इफेक्ट कहना शुरू कर दिया। फर्नीचर इंडस्ट्री में डिसेंबल फर्नीचर का कॉन्सेप्ट पहली बार आइकिया ने ही मुतारिफ कराया, जिसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त फर्नीचर में ऐसी प्रॉपर्टीज रखी जाती है जिससे वह डिसेंबल होकर कम खर्च में डिलीवर हो सके। आइकिया के पहले स्टोर की कामयाबी के बाद इंगवार ने एक नया और बड़ा स्टोर खोलने का फैसला किया, जो स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम के बाहर एक सस्ती जगह पर था। यह स्टोर 8 फुटबॉल जितना बड़ा और 3 मंजिलों पर मुश्तमिल था। इंगवार ने कस्टमरों की साइकोलॉजी को समझकर स्टोर का लेआउट बनवाया। स्टोर में एक ही एंट्री और एग्जिट रखी गई। कस्टमर एक ही रास्ते पर चलकर पूरे स्टोर को देखते थे, जिससे कोई भी चीज उनकी आंखों से मिस नहीं होती थी और वह ऐसी चीजें भी खरीद लेते थे जो प्लान में नहीं होती थी। आइकिया का लेआउट ऐसा बनाया गया कि कस्टमर ज्यादा वक्त अंदर गुजारते, पर मसला यह था कि दोपहर के वक्त स्टोर खाली हो जाता था। इंगवार ने नोटिस किया कि ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि लोग लंच ब्रेक के लिए निकलते हैं और फिर वापस नहीं आते। और इसके बाद इंगवार ने आइकिया स्टोर के अंदर एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया। इंगवार की सोच बिल्कुल सही साबित हुई। रेस्टोरेंट खुलने के बाद कस्टमर देर तक स्टोर में ही रहते।
और भूख लगने की सूरत में वहीं से खाना खा लेते। इंगवार के पास अब ऐसा बिजनेस मॉडल था जिसकी बस सिर्फ कॉपीज बनानी थी। 1965 में एक नया स्टोर खुला जिसमें पहले दिन 18,000 लोग गए। 1973 तक आइकिया बहुत सक्सेसफुल हो चुका था। अब इंगवार चाहता था कि आइकिया का नाम उसके बाद भी जिंदा रहे। इसके लिए उसने एक खास प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो उस पर चोरी का इल्जाम लगाने वाला था। जी हाँ, इंगवार का ख्वाब था कि उसके बच्चे आइकिया का बिजनेस विरासत में ले। लेकिन स्वीडन में इनहेरिटेंस टैक्स बहुत ज्यादा थे। स्वीडन में पहले विरासत में मिलने वाली जायदाद पर बहुत ज्यादा टैक्स होता था। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए इंगवार ने दुनिया भर के लॉयर्स हायर किए और उनका मिशन था आइकिया को टैक्स से बचाना। 7 सालों तक लॉयर्स ने टैक्स हेवंस में शेल कंपनीज, फाउंडेशन और ट्रस्ट बनाई। आखिर में आइकिया का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इतना मुश्किल बन गया कि उस पर टैक्स से लगना नामुमकिन हो चुका था। इंगवार की इसी हरकत की वजह से आइकिया पर टैक्स चोरी का इल्जाम भी लगने लगा। और जैसा कि दुनिया का कानून है कि हर तरक्की करने वाले की टांगे सभी खींचते हैं, 1980 में आइकिया पर एक और इल्जाम भी लगाया गया। ईस्ट जर्मनी में कुछ फैक्ट्रीज थी जहां बनने वाला फर्नीचर आइकिया में जाता था, लेकिन इनमें से चंद कंपनीज में कैदियों से जबरदस्ती काम करवाया जाता था, जिसके कसूरवार लोगों ने आइकिया को ठहराना शुरू कर दिया। बाद में जब यह इल्जाम साबित हो गया तो आइकिया की मैनेजमेंट ने एक पब्लिक अपॉलजी लिखकर लोगों से माफी मांगी। 1990 में आइकिया के 70 से ज्यादा नए स्टोर खोले गए और 2008 में आइकिया दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी बन गई। 2018 में इंगवार कॉम्पट 91 ईयर्स की एज में दुनिया को छोड़ गए। आज दुनिया भर में आइकिया के 473 स्टोर हैं और हर साल 2000 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं। इन प्रोडक्ट की खास बात यह है कि आज भी हर प्रोडक्ट को स्वीडिश वर्ड्स दिए जाते हैं, जिसकी शुरुआत इंगवार कॉम्पट ने अपनी डिस्लेक्सिया बीमारी की वजह से की थी। तो दोस्तों, यह थी आइकिया कंपनी की कहानी। और दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।